नमस्कार। कोरोना के नए स्ट्रेन से लड़ना बहुत ही चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। कोविड होने के पश्चात मरीज को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सी दिक्कतें उसके सामने आ रही हैं। क्या है ये परेशानियां और कैसे इस परेशानी से हम अपने आप को बचा सकते हैं, आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आहार विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे नमस्ते कार्यक्रम में। प्रीति जी, और धन्यवाद मुझे दूरदर्शन पे बुलाने के लिए और इस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए। जी रेखा जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं ताकि हम कोविड से बचे रहें। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी जो है ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए। लेकिन ये इम्यूनिटी जो है ये एक दिन में नहीं बढ़ती है। जैसे लोगों को लगता है कि हम बस 2 दिन कुछ खा लेंगे और इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये हमेशा से एक अच्छा संतुलित आहार लेने से और एक्सरसाइज करने से, योगा करने से, अगर ये जीवन शैली हम हमेशा बनाए रखें तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बनी रहती है। तो ये हम लोग को शुरू से ध्यान देना चाहिए कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे उसमें जिसको कि हम अगर इस्तेमाल करना शुरू करें तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट या बढ़ सकती है, जो है हमारी इम्यूनिटी। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। जैसे मैं चाहूँगी कि ऐसी चीज़ें बताऊँ जो कि घर में अवेलेबल हैं और हर वर्ग के लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे किचन में, रसोई घर में जो चीज़ें हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहली चीज़ है अदरक। तो अदरक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो अदरक किसी भी फॉर्म में हम ले सकते हैं, चाय में ले सकते हैं या अलग से कूच के ले सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। आजकल तो अदरक कई फॉर्म में अवेलेबल है, तो अदरक ले सकते हैं। दूसरा एक बहुत अच्छी चीज़ है हल्दी। हल्दी हम लोग को सबको पता है एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक है। तो हल्दी आप पानी में काढ़ा जो बनाते हैं उसमें ले सकते हैं या दूध में डाल के हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई चीज़ों में हम लोग हल्दी का इस्तेमाल करते ही हैं, तो हल्दी बहुत अच्छी है। तीसरा आंवला बहुत है। विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद है। तो आंवला को तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, आंवला का जूस ले सकते हैं, आंवला की आजकल कैंडी भी आ गई हैं, या आंवला का आप चटनी बना लीजिए, या आंवला का अचार भी बनता है, अचार बना लीजिए, या एप्पल साइडर विनेगर में भिगा के खा लीजिए। तो आंवला बहुत अच्छा है। चौथी चीज़, तुलसी भी बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन तुलसी का इस्तेमाल थोड़ा सा हिसाब से करना चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत सारी तुलसी खा ली, आप एक बार में 10 पत्ते से ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि तुलसी में मरकरी होता है और ये मरकरी जो है ये बाद में आपके दांतों को और एनिमल को और आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाता है। लहसुन भी सुपर फूड है प्रतिरोधक, तो लेकिन लहसुन को जब भी खाएं उसको काट के खाएं, उससे उसका असर ज़्यादा होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं। तो आपने जो चीज़ें बताई हमारे किचन में बहुत इजीली अवेलेबल भी हैं। हर घर में, हर वर्ग के लोग इसका यूज़ करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और कोविड से हम अपने आप को बचा सकते हैं। रेखा जी, अभी आपने काढ़े की बात की। तो जब कोविड का फर्स्ट स्ट्रेन आया था तो लोग बहुत ज़्यादा काढ़े पे चले गए थे कि हम जितना गर्म चीज़ों का सेवन करें या जितना ज़्यादा काढ़ा पिए हम कोविड से बचे रहेंगे। उसका उल्टा असर भी शरीर पर पड़ा है, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। तो काढ़ा जो था, काढ़े में देखिए यही सब चीज़ें थी, अदरक और दालचीनी और काली मिर्च, और हम लोग डाल रहे थे ये हल्दी और नींबू। तो ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद थी। लेकिन लोगों ने ना क्या किया कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, जबकि इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और आपने ये सब चीज़ें ली और उसके बाद उसको मतलब उबाल के कम करके पानी को पी लिया। 2 बार 100 ml से ज़्यादा नहीं लेना था। जिन लोगों ने इसका बहुत इस्तेमाल किया उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हुए। जैसे एसिडिटी हुई, बहुत लोगों को पेट में अल्सर हुआ, नाक से खून तक गया, पाइल्स की प्रॉब्लम आई और मुंह में छाले हुए। तो ये कोई भी चीज़ का अति करने से नुकसानदेह है। वैसे ही लोगों ने भाप बहुत ली तो उससे भी जो नाक का ये जो पूरा पैसेज था वो जल गया और वायरस और आराम से अंदर चला गया, रेदर देन
रुकने के बजाय। तो कोई भी चीज का भी लेते थे, भाप कपूर को डाल के या उसको जला के उसका भी वो सब भी नुकसान देता। और एक आया था कपूर को पोटली में रख लो तो उससे ऑक्सीजन, तो ये सब चीजें बहुत कारगर नहीं थी जी। तो ये काढ़े को भी जब भी इस्तेमाल करें हिसाब से इस्तेमाल करें, 1 या 2 बार दिन में उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए जी। रेखा जी, अगर हम पोस्ट कोविड की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी परेशानियां आ रही हैं, कौन कौन से लक्षण आ रहे हैं जो कोविड होने के ठीक होने के बाद भी लोगों में दिख रहे हैं? तो जब कोविड होता है तो आदमी का शरीर जो है बहुत ज़्यादा उसमें काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जिससे कि बहुत ज़्यादा शरीर टूट जाता है। तो लोगों को कई परेशानियां आ रही हैं पोस्ट कोविड, मतलब जब ठीक होने लगते हैं तो उनका शरीर में बहुत थकान रहती है जी। बहुत सांस लेने में, कुछ लोगों को थोड़ा भी चलने में सांस की प्रॉब्लम आने लगती है, लिवर का खान पान का प्रॉब्लम आ सकता है, नींद भी नहीं आ रही है। नींद तो बहुत बड़ा एक सिम्टम हो गया है, नींद नहीं आ रही है जी। और क्योंकि लोगों को इतना स्टेरॉइड पड़ा है इसमें ड्यूरिंग दिस टाइम कि उनका शुगर लेवल बढ़ गए, जिनको कि डायबिटीज़ नहीं था या शुगर नहीं था उनके भी शुगर लेवल्स बढ़ गए हैं। तो लोगों को बहुत, और एक चीज़ और बहुत हुई है कि लोगों ने पोस्ट कोविड के बाद अनाप शनाप खाना खाया है तो लोगों का, और एक्सरसाइज नहीं किया है, कोई भी व्यायाम नहीं किया है, तो उनका मोटापा बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण भी लोगों को बहुत परेशानियाँ आ रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मैंने अपने उसमें देखा है कि शुगर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है और थकान बहुत है। तो इसके लिए खान पान पे ध्यान देना बहुत। शुगर की बात करें तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है पहले भी बहुत ज़्यादा थे और कोविड के बाद और भी बहुत ज़्यादा हो गए, स्टेरॉइड चढ़ने के बाद लोगों को। तो इससे कैसे बचे और किस तरह से आहार हम ले कि हम शुगर से अपने आप को बचा कर रख सकें? हाँ, तो देखिए स्टेरॉइड के कारण, जिनका स्टेरॉइड इंड्यूस या उसके कारण जो डायबिटीज़ हुआ है, उनका खान पान से हम लोग बहुत एकदम अच्छे से थोड़े दिन में उनका शुगर लेवल नॉर्मल पे ला सकते हैं। और जिनको ऑलरेडी है उनका भी कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका शुगर बढ़ा रहा तो कॉम्प्लिकेशन आने के बहुत चांसेस हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा ब्लैक फंगस और ये सब, ये जनरली उन्हीं मरीजों को हो रहा है जिनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए देखिए सबसे ज़रूरी है कि हम एक हाई प्रोटीन डाइट लें। ये हम लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन का सेवन अच्छा होना चाहिए। प्रोटीन में देखिए अगर वेजिटेरियन है तो पनीर है, बेसन है, मूंग है, उनका चीला खा लीजिए, दाल ले लीजिए, छोला है, राजमा है, पनीर, ये इस टाइप की चीज़ें हम लोग को ले सकते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग है, चिकन है। तो प्रोटीन एक अच्छा मात्रा में हम लोग को प्रोटीन लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि पानी का सेवन, मतलब अपने आप में हर तरह का तरल पदार्थ हमको अच्छे मात्रा, जैसे अगर शुगर नहीं है तो आप जूस वगैरह ले सकते हैं, नहीं तो नारियल पानी है, नींबू का पानी है, हर्बल चाय है, ये सब लेना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आपको कमज़ोरी भी नहीं आएगी और आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवरी में आएगी। तो इस तरह का खाना लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने हाई प्रोटीन की बात की, तो पोस्ट कोविड के पश्चात जो पेशेंट हैं वो हाई प्रोटीन ही बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बाकी चीज़ों को अवॉइड कर दे रहे हैं। तो एक संतुलित आहार आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है? संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। हाई प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम केवल प्रोटीन लेते जाइए। देखिए प्रोटीन की मात्रा जनरली ये होता है कि 50 से 60% हम कार्बोहाइड्रेट, मतलब दाल और ये चावल और गेहूँ लेते हैं, बाकी जनरली 20 से 25% प्रोटीन लेते हैं। तो थोड़ी इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए। ये नहीं है कि आप 50 से 60% प्रोटीन कर दीजिए और बाकी सब छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर बहुत हम ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस उसके भी साइड इफेक्ट्स आएंगे। तो और किडनी प्रॉब्लम, जिनको प्रॉब्लम्स हैं उनका और बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। संतुलित आहार, और हो सके तो किसी आहार विशेषज्ञ से मिलके उसका एक डाइट चार्ट अकॉर्डिंग टू मरीज के हिसाब से बनवाना चाहिए। तो कोई भी चीज़ को बढ़ाना नहीं है, एक संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है। जी, संतुलित आहार के बारे में आपने बताया। बहुत से जो लोग हैं उनको नींद नहीं आ रही है, तो इसके बारे में क्या करें? किस तरह से योग करें, एक्सरसाइज करें, क्या करें कि उनको जो थकान है, नींद नहीं आ रही है, उसकी परेशानियों से निजात मिल सके? ये कोविड में नींद का एक बहुत बड़ा वो आ गया है कि लोगों को नींद नहीं आ रही है,
और ये जनरली या तो थकान के वजह से है या थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं एंग्जाइटी के वजह से है। तो नींद की एक बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एक मैंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था और ये है कि अगर लहसुन की कली को छील के आप अपने तकिए के नीचे रख के सोइए तो कई लोगों को उससे नींद में आराम मिल रहा है और नींद आ रही है। तो ये एक बहुत पुराने समय से एक चला हुआ नुस्खा है कि लहसुन की कली को रात को अपने तकिए के नीचे रख के सोइए और जहाँ तक हो सके थोड़ा योग करिए और मन को शांत करिए और खाना जो है वो थोड़ा सा शाम के समय हल्का खा के कोशिश करिए सोइए तो नींद की प्रॉब्लम जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि सारे लोग जो पेशेंट हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो महिलाएं हैं या जो बच्चे हैं, अभी जो 3rd स्ट्रेन आ रही है वो बच्चों के ऊपर आ रही है, विशेषज्ञ ऐसा कह रहे हैं। तो बच्चों को हम किस तरह का डाइट दें कि हम उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर की उसको बढ़ा सकें और उनको भी बचा सकें इस बीमारी से? हाँ, बच्चों को तो देखिए बैलेंस डाइट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के बच्चे जंक फूड वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं जिसके कारण उनका मोटापा भी बढ़ रहा है और उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है। तो बचपन से मैंने देखा है कि बच्चे लोग बर्गर, पिज़्ज़ा, कोका कोला और इन सब पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो माँ लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि देखें कि वो एक संतुलित आहार दे रही हैं और खुद भी संतुलित आहार खाएंगे तभी बच्चे भी खाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि संतुलित आहार दें, उनको अच्छा खान पान दें और उनको थोड़ी भी अगर प्रॉब्लम आए, थोड़ा भी खांसी जुकाम और ये सब हो तो तुरंत विशेषज्ञ से सलाह लें। जो बड़े बच्चे हैं मैम वो तो बता सकते हैं कि हमें ये खाना है या उनको हम प्रेशराइज भी कर सकते हैं कि नहीं ये डाइट आपको लेना है। जो नवजात बच्चे हैं, जो 0 से लेकर अगर हम 5 वर्ष तक के बच्चों की बात करें तो उनका आहार कैसा होना चाहिए, हम हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बताएं। देखिए 0 से 6 महीने तक तो बच्चा माँ की दूध पे रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे हम उसको वीनिंग करते हैं तो पनीर है, अंडा है, दाल का है, खिचड़ी है। तो मेरे हिसाब से बच्चों को बचपन से ही संतुलित आहार देने की कोशिश करनी चाहिए। हर आहार में आपको ये ध्यान देना है कि कुछ ना कुछ प्रोटीन उनके आहार में होना ही चाहिए, किसी भी फॉर्म में। अगर कुछ नहीं है तो आप आटे को दही में सान लीजिए, आटे में थोड़ी दाल मिला लीजिए, बेसन डाल लीजिए और दही का नहीं हो तो दूध का इस्तेमाल कर लीजिए। तो हर आहार में कुछ ना कुछ प्रोटीन दीजिए। थोड़ा बहुत घी का इस्तेमाल करिए, गाय के घी का। ये आपके पेट को बहुत संतुलित, गट को जो है वो बहुत ठीक रखता है। तो गाय के घी का इस्तेमाल 2-3 चम्मच करिए और एक संतुलित आहार अगर आप देते रहेंगे तो बच्चों का विकास अच्छा होगा। जो हरी सब्जियां हैं, मौसमी हरी सब्जी देखिए ग्रीन तो बहुत ज़रूरी है। हरी सब्जियां, उससे विटामिन मिनरल सब मिलते हैं और हरी सब्जियां और उस समय का जो लोकल फ्रूट है, सीजनल फ्रूट है, वो ज़रूर दें। बहुत लोगों को आजकल मदर को लगता है कि बहुत फैंसी फ्रूट्स वो सब नहीं देने चाहिए। जो मौसमी फल और मौसमी सब्जियों का, और जितना भी रंग बिरंगी सब्जियां देंगे, जितने रंगों की देंगे उतने तरह के उनके विटामिन और मिनरल्स उनकी बॉडी में जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि लोगों ने बहुत ज़्यादा विटामिन डी और विटामिन सी खाया, टैबलेट्स भी बहुत उससे भी जिंक खाया, उससे भी लोगों को अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, टॉक्सिसिटी हो गई है विटामिन डी की, जिंक की। तो वो भी हिसाब से खाइए। एक समय, थोड़े समय खा के उसको आपको रोकना पड़ेगा। तो कितने टाइम तक खाएं? जैसे जिंकोविट या जिंक जैसे आप कह रहे हैं कि खाते थे लोग, और विटामिन सी की टैबलेट्स भी बहुत ज़्यादा लोग खाते थे, अब रेगुलर में उसको इस्तेमाल करने लगे हैं लोग। तो कितने मात्रा में देखिए जिंकोविट वगैरह या जिंक जो है, ये जिंक वगैरह आप 2 महीना से ज़्यादा ना करें। हाँ, उसके बाद हर विटामिन और हर विटामिन को आपको एक गैप देना ही चाहिए। जैसे कैल्शियम भी खा रहे हैं तो 2 महीने का करके 1 महीना छोड़िए, फिर 1-2 महीने खाइए, फिर छोड़िए। इस बीच में जो आप छोड़िए उसमें आप कुछ और सप्लीमेंट शुरू कर दीजिए। लेकिन जहाँ तक हो सके अगर हम लोग संतुलित आहार खा रहे हैं तो ये सब हमको अपने आहार से ही मिल जाएगा। तो हमको टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं, और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि हमको नेचुरल वे में दवाइयों से दूर रहें और जो घर का बना खाना है और जो मौसमी फल हैं, सब्जियां, उसी का सेवन और आप जितना अगर एक्स्ट्रा खाएंगे तो या तो वो आपको बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा या आपके यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर हम लोग संतुलित आहार लेते रहते हैं तो सब कुछ हमको उससे मिल जाएगा। डॉक्टर रेखा, हम वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन को लेकर डर रहे हैं, हम लगवाएं या ना लगवाएं, इसका क्या साइड इफेक्ट होगा, कहीं हमको बाद में परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सब
वैक्सीनेशन लगवाइए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम लोग सब ने वैक्सीनेशन लगाया और मैंने देखा है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाया या तो उनको कोविड नहीं हुआ, और हुआ तो बहुत हल्के तौर में हुआ और बहुत धीरे से निकल गया। कोई भी तरह की उनको परेशानी जो सीवियर परेशानी होती है कोई सीवियर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वैक्सीनेशन लगवाइए, और जैसे भी अपने सरकार ने बताया है कि पहला डोज और दूसरा डोज लगवाना है, आप लगवाइए, उससे आपको फ़ायदा होगा। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत लाखों में एक कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो होता है, कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं जो नॉर्मल है, हल्का बुखार आएगा, थोड़ा हाथ में दर्द होगा, तो कोई भी अगर आप वैक्सीन या कोई भी इंजेक्शन ले तो उससे भी पेन होता है, और अच्छा है, लगता है कि वैक्सीनेशन काम कर रहा है, तो थोड़ा बुखार आने में कोई भी हर्जा नहीं है। तो वैक्सीन को लेकर जो भ्रामकता है लोगों में, उसको दूर करनी चाहिए, और वैक्सीन का दोनों ही डोज जरूर लगवाएं, उससे डरे ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आई और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी आहार के बारे में, किस तरह से संतुलित आहार खाएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ाएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।